फिर वक्त के साथ साथ जब यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी तो उस वक्त कौन से टिश्यू में सेल्स ऐड होते जाएंगे तो इट विल बिकम टर्बिड, इट विल बिकम थिक, इट विल बिकम मिल्की, बिल्कुल थिक सी होगी और इट विल कम आउट ऑफ द लिक्विड। बेटा प्लीज स्पेस आउट, आप लोग बेटा स्पेस करके बैठो, एक एक चीज का कम से कम स्पेस हो बेटा, आगे 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 मूव ऑन बेटा, आप बोलते जाओ एक एक चीज। शाबाश। जाके केसिया का सबसे अभी आपको कुछ ही तस्वीरें बताती है, सिर्फ आपको वो चीजें बताती ताकि कॉन्सेप्ट बने, ताकि आप किसी भी चीज पे कर सके। और ये डक्टेटेजिया होता है जरा मिडिल एज की खातून 40-45 इयर्स की एज ओल्ड खातून होती है जिसमें ये प्रॉब्लम। दूसरी जो चीज है जो मेन डक्ट की प्रॉब्लम है दैट इज कॉल्ड इंट्राडक्टल पैपिलोमा। नाम सुना है? इंट्राडक्टल पैपिलोमा किसी से नाम सुना है? क्यों जी किसी से नाम सुना है? This is an important question from MCQ point of view. Very important. याद रखो MCQ, ठीक है? So duct intraductal papilloma में again, अब ये मैंने duct की बात की है, अब दूसरी duct की हम बात करते हैं। There is another duct जो कि nipple से निकल रही है और इस duct में dilatation हो गई है, लेकिन this was a non-neoplastic process, duct ectasia. It was a non-neoplastic process, कुछ भी नहीं था, secretion बंद नहीं जा सकती, उनके अंदर इंफेक्शन या इन्फ्लेमेशन होती रही है, दैट्स इट। लेकिन this papilloma, intraductal papilloma, as the name shows, it is a problem which involves the duct and it's a neoplastic papilloma. Oma whenever comes with peace, it's a neoplastic process and it's a benign neoplastic process. So intraductal papilloma is a benign neoplasm. And what do you mean by papilloma? Papilloma means that there are finger-like projections which have blood vessels in the center. Right? This is a papilloma. So in a papilloma, you have finger-like projections which have blood in the center, cardiovascular force in the center. So there are chances that if by some means they rupture, they pour their secretion into the duct and it will come out of the duct as a blood-tinged fluid. समझ रहे हो? अगर आपको MCQ आता है और MCQ में आपको आता है कि निपल से एक ब्लड से फ्लूइड निकल रहा है, सबसे पहली चीज जो आपके पेन में आएगी दैट शुड बी इंट्राडक्टल पैपिलोमा। और अगर आपके में आता है तो अब ये वाली चीज आपको समझ आ गई है। अभी हम इसको क्विकली करते हैं क्योंकि मैंने ज्यादा स्ट्रेस देना बेटा क्लास में, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसको नीचे करना बट इसको तो याद रखो। अभी तक हमने ये बात की है कि breast is a structure which is rich in fat. So if any trauma occurs to the fat of the breast, चाहे बच्चे का साथ लगा हो, चाहे वैसे चोट लग गई हो, there are chances of fat necrosis. तो fat necrosis तो आप बेटा हिस्ट्री पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हम पैथोलॉजी पढ़ते हैं और फिर हम नीचे जाते हैं। लेकिन जब पेशेंट आपके पास आता है तो आपने वो सारा बिल्डअप करना है, तो फैट necrosis। दूसरी बात आती है जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि डक्ट्स। तो डक्ट्स याद रखो कि डक्ट्स में दो मेन प्रॉब्लम्स आते हैं जो आप लोगों ने नहीं की, और द मेन डक्ट्स दे आर कनेक्टेड टू द लिवर। So whatever you have in the duct, it may be expressed via the liver. So if it is duct ectasia, if it is, please switch off the lights. So if it is duct ectasia, अगर वो duct ectasia होगा, अगर duct ectasia होगा, let's start this. ये जो चीज अभी आपको नजर आ रही है, this is the structure of breast, right? This is the structure of breast. It is made up of fat, so much fat. इधर अगर कोई प्रॉब्लम होगी, ट्रॉमा होगा, क्या डायग्नोसिस है? शाबाश। Then these are the lobules. ये वो lobules हैं जो मैंने ये बनाए, which are present in the depth of the breast canal. And from these lobules ये सारी आपकी ducts आती हैं। ये देख लो, ये सारी ducts ये जो बनाई थी ये ducts. And where do they open? They open on that nipple. ठीक है? ये चीज आती है। And what are these white ये वाली जो चीजें? These are the suspensory ligaments, so that the breast may not droop down. So yes, suspensory ligaments which actually connect the breast skin with the underlying pelvis. इसकी कैंटिफिकेशन कार्सिनोमा में आएगी नहीं पता। अभी benign disease के लिए सिर्फ ये याद रखनी है आपने कि ये breast है और ये आपने याद रखना है कि ये lobules हैं और ये उनकी ducts, ठीक है? And the ducts eventually open up at the middle. और ये वाला जो पार्ट है of the main duct जो बिल्कुल एंड में छोटा हो जाता है और लॉब्यूल से कनेक्टेड होता है,
This hole is called terminal duct lobular tube. समझ आ गई इस बात? तो हमें माइक्रोस्कोपी में ऐसा नजर आता है। लाइट्स ऑफ कर दूं, आप लोगों को नजर देकर आ जाए। ठीक है, हमें माइक्रोस्कोपी पे ऐसा नजर आता है। दिस इज द टर्मिनल डक्ट, OTC, and this is the lobule. So this is called terminal duct lobular tube. Right? So ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी. And this is the histology of the breast. In the histology of breast, whether it is a lobule or it's a duct, it is made up of two types of cells. One are the inner cells. These are the cells. These are the epithelial cells which produce milk. Okay? And these are the myoepithelial cells which are on the outside. So as the name indicates, myo means you will throw some muscle contraction capability. So their job is to eject the milk out of the ये वाला lobule. ठीक है? So basically ये जो lobule का एक मैंने दिखाया है, ये उसमें जो epithelial cells हैं ये produce करते हैं milk, the outer myoepithelial cells उसको push करते हैं कि वो आगे की ओर से milk तक चला जाए. ठीक है? तो मैं इसकी डिटेल में नहीं आऊंगी, quadrants के भी इन चीजों पे मैं नहीं जाऊंगी ज़्यादा. ये हम end पे करेंगे. So these are the things for which a patient comes to the doctor. क्या वो पेशेंट आके कहेगी कि जी मेरी निपल चेंजेस हो गई है, निपल इज रिट्रैक्टेड, अंदर की तरफ चली गई है, या वो आएगी कहेगी कि रेडनेस है, मुझे इधर दर्द होती है, रेडनेस है, या वो आएगी और कहेगी कि कोई लिक्विड फूड आउट सारे निकल, ठीक है, या उसको कोई लंप फील हो रहा है, या स्किन चेंजेस हैं, या ऑरेंज फील आपने देखा किन्नू वगैरह के ऊपर कुछ अंदर ऐसे ऐसे करके आपको पतली सी नजर आती है, so that is actually the orange. चलो आप लोग मुझे बताओ कि टीबी से एंड पे डिस्कस करो, लेकिन अभी सिर्फ 2 मिनट में मुझे बताओ अगर रेडनेस के साथ पेशेंट आती है तो व्हाट कैन बी द डिफरेंस? रेडनेस, जब भी रेडनेस का लफ्ज आए दैट मींस इंफ्लेमेशन. तो व्हाट इज द डायग्नोसिस दैट कम्स टू योर माइंड? मेस्टाइटिस. ठीक है, और मेस्टाइटिस के लिए खास चीज होती है, मेस्टाइटिस हर एक को नहीं होता बिकॉज़ ब्रेस्ट इज क्लोज कैविटी. उसी वक्त होगा कि जब उसके अंदर कुछ मैनिपुलेशन होती है, यूजुअली आपको चाइल्ड को जब बच्चा होता है, लैक्टेशन होती है, उस वक्त मेस्टाइटिस ज्यादा होता है, क्योंकि एट टाइम्स द चाइल्ड सक्स द मिल्क, लेकिन एट टाइम्स वो नहीं कर सकता, द मिल्क दैट स्टेज देयर उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है एंड स्टैप ऑडियस स्किन से, क्योंकि बच्चा सटल करता है टू द निपल, तो स्किन से मुझे स्टैप ऑडियस से वो इंट्रोड्यूस हो जाता है. सो दिस इज मेस्टाइटिस. लेकिन एक और चीज याद रखना बेटा, एक बड़ा सिवियर मिल्क है जो कि होती है जिसमें कि ब्रेस्ट रेड कलर की हो जाती है, बिल्कुल ऐसे लगता है, इसका नाम ये इंफ्लेमेटरी कार्सिनोमा. देखने में लगता है इन्फ्लेमेशन, लेकिन एक्चुअली दैट इज नॉट इन्फ्लेमेशन, एक्चुअली दैट इज अ कार्सिनोमा. लेकिन उसके मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट इज यूजुअली इन्वॉल्व्ड, लेकिन ये रेडनेस को पता चलती है कि दर्द होती है बहुत ज्यादा. So there are two differences. Please write them down. आपको जब भी एमसीक्यू आता है आपने उसको कैसे करना है. अगर पेशेंट का एमसीक्यू आएगा रेडनेस से रिलेटेड, दो ही कॉजेज है रेडनेस. either the patient has mastitis, उसमें हिस्ट्री होगी पोस्टपार्टम या डिलीवरी के बाद या लैक्टेटिंग मदर, और जो दूसरे वाला है रेडनेस वो किस वजह से होगा? बिकॉज ऑफ द कार्सिनोमा व्हिच इज कॉल्ड इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा. इट्स एन एग्रेसिव कार्सिनोमा. अब बेटा ये देखो लिक्विड फ्रॉम द निपल, आप मुझे कॉजेज बताओ लिक्विड फ्रॉम द निपल कौन कौन से कॉजेज हैं? डक्ट एक्टेसिया. डक्ट एक्टेसिया में अभी मैंने तस्वीर दिखाई तो याद रहेगा. दूसरा शाबाश इंट्राडक्टल, नाम से सारे डक्ट के अंदर इंट्राडक्टल पैपिलोमा, और गैलेक्टोसील भी होता है. तो मैं इसलिए भी बता रही हूं बिकॉज़ दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जिसमें मिल्क आता है. सो लेट्स नॉट डिस्कस दैट. लम्प्स हम डिटेल में करेंगे बाकी को छोड़. तो ये सो दिस इज इंफेक्टेड एरिया के ब्रेस्ट. देख रहे हो इस इंफेक्टेड एरिया का द डायग्नोसिस इज पेन के साथ प्रेजेंट की है पोस्टपार्टम मेडिसिन मेस्टाइटिस. आपको इसके ऑर्गेनिज्म का नाम आना चाहिए. स्टैप ऑर्गेन एमसीक्यू. Postpartum history is staph aureus and is nothing other than mastitis. So coming to the discharge from the sacral duct. तो अभी हमने किया है. Either it is blood stained or it is serous. ठीक है. अगर तो serous है तो it is fibrocystic disease बस ठीक है. Duct ectasia है. ठीक है. Carcinoma बाकी can be anything. लेकिन अगर आप लोगों को हाथ दे रहे हैं तो it will be duct ectasia. ठीक है. इंट्राडक्टल पैपिलोमा या कार्सिनोमा,
अब इन दोनों में से दोनों ऑप्शन कभी नहीं, हमेशा एक ऑप्शन हो। तो जो भी ऑप्शन में हुआ वो इंट्राडक्टल, इट इज डक्ट स्टेज। Duct ectasia very rarely is duct. It is usually not. ये देखो, this is duct ectasia. ये normal duct से इधर duct देखो कितनी dilate हो गई है. This is called duct ectasia. और जो इसका discharge होता है, it becomes thick because of inflammation, because of cells, and this is the type of discharge that you get in duct ectasia. This is not milk. This is thick pus-like. That is duct ectasia का discharge. देख लो आप. You know, this is the discharge of duct ectasia. And this is the microscopic picture in which the duct is dilated. Initially, it is filled up with macrophages, because there are serious players का होगा. लेकिन once this stagnant secretion, they get inflamed, तो फिर उस वक्त इसमें inflammation की वजह से duct इतनी बढ़ेगी कि वो rupture कर जाएगी. And when it will rupture, it is going to elicit a inflammatory response and fibrosis, the way you see here. को छोड़ के फैट नेक्रोसिस में आपको बता चुकी हूँ. फैट नेक्रोसिस बेटा ये देखो, नॉर्मल फैट सेल्स की बाउंड्रीज होती है, लेकिन इन फैट नेक्रोसिस व्हाट हैपेंस दैट द बाउंड्रीज आर लॉस्ट. और फैट सेल्स क्योंकि इनके अंदर फैट होती है, दे डोंट टेक अप थियोसिन, दे डू नॉट टेक अप थियोसिन. जैसे साइटोप्लाज्म पिंक कलर का होता है ना, दे डोंट टेक अप दैट स्टेन, तो ये वाइट वाइट नजर आता है. लेकिन जब ये टूट जाती है तो फिर वो स्टेन लेना शुरू कर देते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड फैट नेक्रोसिस. दिस इज द नॉर्मल फैट, दिस इज फैट नेक्रोसिस. एक और देखिए, ये नॉर्मल फैट है, ये फैट नेक्रोसिस. जैसे बादल बादल है, नॉट वेरी क्लियर, नॉट वेरी क्लियर पिक्चर. दिस इज फैट नेक्रोसिस. कॉज ऑफ फैट नेक्रोसिस, शाबाश, ट्रॉमा, एनी इंजरी. बच्चे ने अक्सर पेशेंट्स आते हैं, आपसे बच्चा अच्छा बताता है, कुछ होता नहीं, हाँ जी बच्चे का साल लगा, वो 3 हफ्ते हो गए बच्चे का साल. तो ये वाली जो सारी चीजें हैं, इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि ये कॉज हो सकता है. ठीक है. सो फाइब्रोसिस्टिक चेंज, अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. ये सारी चीजें आपको जो मैं बताती जा रही हूँ एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, उनका आपने सिनेरियो याद रखना. So fibrocystic change, as the name shows, it's a fibro and a cystic change. They can to remember this mnemonic: cache information. Remember this mnemonic: cache information. So where C stands for cyst formation and calcification. अभी मैं तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी. A stands for apocrine metaplasia and adenosis. What is adenosis? जहाँ पे अगर 3 डक्ट्स नॉर्मली प्रेजेंट है तो वहाँ कुछ 6 नजर आता है. ठीक है, दैट इज एडिनोसिस. स्क्लेरोसिस, S is sclerosis. Sclerosis is the other name for fibrosis. जैसे फाइब्रोसिस्टिक है ना, तो देखो ये जो स्क्लेरोसिस है, दिस इज द अदर नेम फॉर फाइब्रोसिस. स्क्लेरोसिस और C से cyst formation, ये दो हो गए. A stands for hyperplasia and I stands for inflammation. So remember, cache information means cyst formation, calcification. A stands for adenosis and apocrine metaplasia. S for sclerosis, H for hyperplasia, and I for inflammation. So ये देखो, this is how a fibrocystic disease, the growth of fibrocystic disease looks like. आप ये देख रहे हो, ये breast parenchyma है. Normally breast has a lot of fat, and this yellow area is actually the residual fat that is left behind. समझ रहे हो? असल में ये सारा बेटा, ये जो येलो फैट है ना, ये असल में ज्यादातर ब्रेस्ट में होती है. लेकिन सिंस इट्स अ फाइब्रोसिस्टिक चेंज, तो इसके अंदर ये वाइट वाइट है ना, दिस इज कॉल्ड फाइब्रोसिस और स्क्लेरोसिस. So sclerosis, then you have these cyst formation और बाकी हम माइक्रोस्कोपी पे, and this is how a normal breast looks like, and this is how a breast of fibrocystic change looks like. एक लफ्ज यूज करते हैं जिसको कहते हैं लंपी बम्पी. लंपी बम्पी क्या होता है? जब आप फील करो तो वो स्मूथ ना हो, कहते हैं ना गैर हमवार, दैट इज द लंपी बम्पी. एक सड़क पे जा रहे हो, बहुत स्मूथ जा रहे हो, दैट इज स्मूथ. एक जा रहे हो जिसकी तरह गड़े हैं और आपको जरा, दैट इज द लंपी बम्पी. ये लंपी बम्पी चीज है. ठीक है, मैंने ऊपर लिखा भी याद नहीं रहा. तो ये सिस्ट्स हैं, दे आर टाइम्स गिव द इंप्रेशन ऑफ बीइंग ब्लू इन कलर, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ब्लू डॉट्स. Don't go into this much detail. Just remember, fibrocystic change is a change which is seen in females of middle age group. अब इसमें क्या-क्या चीजें आती हैं?
cash information. C stands for cyst formation, calcification. A stands for ectocrine metaplasia and agenosis. Now, what is agenosis? इधर मैं आपको दिखाती हूँ. This is ectocrine metaplasia. Ectocrine metaplasia होता है कि the cells have a lot of granular cytoplasm. A lot of granular cytoplasm. So this is ectocrine metaplasia. This is cyst formation. This is fibrosis that I've already shown you. And this is adenosis. देख रहे हो? ऐसे जैसे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं. And it's a benign proliferation of the gland. So this is called adenosis. इधर देखो. Just so fibrocystic change. So fibrocystic change में MCQ जब आएगा, the catch word is lumpy bumpy breast. Lumpy bumpy breast. ठीक है? So for middle aged people age. And you are not going to find any well circumscribed or strata. It's a very vague circumstance. Now comes the intraductal papilloma. So fibrocystic change का अगर कोई MCQ आएगा तो उसके अंदर क्या MCQ में आएगा lumpy bumpy breast, middle aged female और जरा cystic cyst. अगर fat necrosis पे आएगा तो history of trauma के साथ आएगा. Mastitis के साथ आएगा तो postpartum आएगा. ठीक है? तो ये चीजें आप लोगों ने किससे याद रखी. Now coming to intraductal papilloma, another very favorite area. बहुत ही ज्यादा. और intraductal papilloma में क्या होता है? Basically मैंने अभी आपको बताया एक बड़ी डक्ट होती है. This is a papilloma. You can see finger-like projection, and you can see इस center में जो चीज जा रही है it's a fibroblastular core. ठीक है? इसी वजह से इसका जो होता है ना discharge, that is blood tinged. और आपको पता है रंग थोड़ा सा भी डाल दो वो अपना कलर देता है. पानी में नीला रंग डालोगे, कतरा भी डालोगे तो उसका कलर चेंज. So it's a blood tinged fluid. It's a papilloma which involves the major ducts, and since it's a papilloma, it has papillae which are lined by fibrovascular pores. So जब इसको press करते हैं, not always, but at times you get blood tinged fluid. ठीक है क्या? ये मैंने किसी का तो ये वाली तो चीजें थी. This is another topic which is very important from MCQ point of view and from short essay question. दोनों में याद है. ठीक है? It is called gynecomastia. What is gynecomastia? Gynecomastia means enlargement of breast tissue in male. Males के breast tissue जो बड़ा होता है थोड़ा सा वो आ जाता है. What is the histology of? पहले ये देख लेते हैं. Normally males में ये होता है कि they have the skin, then they have the fat in between and the muscle. Not much glandular. ठीक है? Gynecomastia में ये होता है there is proliferation of the glandular tissue of breast. तो हम ducts कह रहे हैं ना, lobules नहीं लेकिन ducts are apart, वो जरा proliferate करता है. समझ आएगी? तो gynecomastia means enlargement of breast tissue or proliferation of glandular tissue in male breast. और ये जहाँ पे proliferation होती है वहाँ पे ही एक swelling सी नजर आती है जो आपको इधर नजर आ रही है. This is fat and here you can see a swelling. और ये चूंकि मैंने आपको बताया कि इस made up of ducts, ductal proliferation होती है, इसलिए ये आपको nipple areola के आसपास. ये देखो nipple areola के आसपास होता है. Because it's the proliferation of the ducts. अब gynecomastia में से आप क्वेश्चन क्या आते हैं? अगर आप लोगों से कोई मेल के बारे में क्वेश्चन करेगा ना तो मोस्ट लाइकली वो आपसे gynecomastia. ठीक है? और gynecomastia में अब आपसे क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन में याद रखो कि gynecomastia क्यों होता है? इसलिए होता है because estrogen levels are raised. Normally males में testosterone levels ज्यादा होती है, estrogen levels low होती है. लेकिन because of any reason the testosterone level is lower or estrogen level is more as compared to testosterone level, तो ये होगा. कौन सी कंडीशन है वो बुक से याद है. एक मैं आपको बताती हूँ सिरोसिस. अगर एक आदमी में सिरोसिस होगा तो थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन भी बनता है, उसको डिटॉक्सिफाई नहीं करता. एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच वो एस्ट्रोजन विल रिजल्ट इन gynecomastia. ठीक है? या कोई एस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर हो जाए. तो इन सारी चीजों में बाकी भी देयर आर नंबर ऑफ कॉजेस आई डोंट गो इनटू द डिटेल दैट यू हैव टू डू फ्रॉम द बुक. ठीक है? तो क्वेश्चन में ऐसे क्यों में जब आएगा तो वो सिनेरियो देंगे what is the diagnosis and what causes this condition. उससे आपको बेटा उसकी बतानी पड़ेगी कि क्या है.
So this is gynecomastia. Right. So benign tumors में एक tumor is very very important जो कि मेरे ख्याल में expect करते हैं कि हर एक को आए, but बहुत ज़्यादा they ask you in the MCQs, they ask you in the Viva, and they ask you in the MCQs. So fibroadenoma, हर चीज being specific. Fibro means it has fibrous tissue, and adenoma means it has glandular tissue. The ratio of the two may vary. Glands ज़्यादा हो जाए, ducts ज़्यादा, लेकिन it will remain a fibroadenoma because adenoma, oma means it's a benign neoplasm. And when I say it's a benign neoplasm, that means it has a capsule. Okay, it has a capsule. Adenoma because so fibroadenoma is a very regular, it's a very circumscribed lesion which can be present anywhere in the breast. And the other name for fibroadenoma is breast mouse. जैसे चूहा है ना, चूहे को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो चूहा अभी इधर आया फिर उधर चला गया, तो इसी तरीके से फाइब्रोएडेनोमा जब आता है पेशेंट से कहते हैं कि दीदी किधर है, तो पेशेंट को ढूंढना ही शुरू करता है, बाकी कभी इधर होता है कभी उधर होता है, मैंने लेके पहुंचा, तो वो जो चीज है ना उसको हम कहते हैं ब्रेस्ट मार्क, और सो मच जब हमने उसको टेस्ट करना होता है तो हम पेशेंट से कहते हैं प्लीज होल्ड इट फॉर अस, हमारे लिए पकड़ के रखिए क्योंकि वो जहाँ छोड़ती है और हम हाथ लगा के उधर से गायब, तो फ्रीली मोबाइल, इसके बारे में याद रखो, इट इज वेरी स्मूथ, कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर इन द ब्रेस्ट, कैन बी ऑफ एनी साइज, छोटा बड़ा सब हो सकता है, लेकिन इसको बहुत फ्रीली मोबाइल और पेशेंट की एज यूजुअली वेरी दिस इज फाइब्रोएडेनोमा, इसको छोड़ दीजिए, ये फाइब्रोएडेनोमा है, ये देखो मैंने निकाला है, वेरी स्मूथ सरफेस, थोड़ी सी स्लिट लाइक स्पेसेस हैं, बट इट हैज अ वेरी वेरी स्मूथ सरफेस एंड पूरे का पूरा इन्यूक्लिएट करती है, तो पूरे का पूरा इन्यूक्लिएट करती है, दिस इज फाइब्रोएडेनोमा। माइक्रोस्कोपी में आप ये देखो देयर इज अ कैप्सूल, ये जो बाहर नजर आ रहा है, कैप्सूल का क्या फायदा होता है, इट कैन बी इजीली एक्सट्रैक्ट, एक टिश्यू प्लेन है जहां से सर्जन ने निकाल दिया, ठीक है, एंड दीस आर द डक्ट्स जो आपको नजर आ रही है, एंड दिस इज द फाइब्रस टिश्यू, तो ये बन गया फाइब्रो एडिनोमा बिकॉज ऑफ दिस benign cancer। बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, एक आपको सिनेरियो देंगे जिसमें नेक्स्ट लंप इन द ब्रेस्ट, अभी हमने किया था ना कि लंप के साथ भी टेस्ट करते हैं, फ्री मोबाइल नॉट लिंक्ड टू द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ ओवरलाइंग स्किन, द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज फाइब्रोएडेनोमा, और आपको एग्जाम में भी आ सकता है ड्रॉ द हिस्टोमोलॉजिकल पिक्चर ऑफ फाइब्रोएडेनोमा, तो आपने क्या करना है, एक गोला बनाना है, उसके अंदर आपने डक्ट्स बनानी है और फाइब्रस टिश्यू बनाना है, as the name indicates it is composed of three parts, fibro, this is the fibro part, adenoma the glandular part, and oma वाला ये वाला capsule, ठीक है, and it can easily be excised, so और तीसरा उसका पार्ट आ सकता है what are the different patterns of the types of fibroadenoma, so there are two types, one is an intracanalicular and pericanaliculaर, आसानी के लिए याद रखो आई और पी याद, आई जो होता है ना वो बिल्कुल सीधा होता है ना स्लिट टाइप, तो इंट्राकैनालिकुलर इज स्लिट टाइप, पेरिकैनालिकुलर पी लाइक उसका पेट निकला होता है, तो जो जरा गोल गोल होते हैं दैट पेरिकैनालिकुलर, so these are the two patterns beta of fibroadenoma, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं आपसे को फाइब्रोएडेनोमा में आपने क्या क्या चीज याद रखनी है, एक आपको हिस्ट्री प्रेजेंटेशन आनी चाहिए फ्री मोबाइल, और ये वाला दूसरा आपको याद रखना है उसके अंदर उसकी माइक्रोस्कोपी में क्या क्या लिखना है, और तीसरा याद रखना है उसकी और कुछ, और इसके अंदर नियर टू 0% चांसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इनको मिलेंगे, दे डू नॉट, लेकिन हम इसको एक्सरसाइज इसकी कराते हैं अगर बंदा इस गलत फहमी में न रह जाए कि फाइब्रोएडेनोमा, ठीक है, समझ आ गई, ये है फाइब्रोएडेनोमा का वेरी वेल सर्कमस्क्राइब्ड लीजन, आप इसको करते हो जब देखिए जरा लंबी बम्पी सी लीजन है विद अ लॉट ऑफ cysts and this fibrosis and inflammation, so with this we come to the end of all the benign lesions, बेटा ये बहुत क्विक रिव्यू था ताकि आप लोगों को इसमें से कोई प्रॉब्लम आप लोगों को लगी है, कोई चीज मुश्किल लगी है, आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट इसके भी करना है कि बुक पढ़ा है,
आपने ये देखना है क्वेश्चन सॉल्व कर सकती, ये आपने सिर्फ तो मैं एक एक लफ्ज बोलती हूँ, आप एक एक लफ्ज बोलिए। मैंने लेक्चर 3 वाला निकाल शॉर्टेस्ट से क्लास एक लफ्ज बोलूंगी, आपकी तरफ से एक जवाब आना चाहिए। एक दफा आप लोग बोलोगे, एक दफा आप लोग बोलोगे। ब्लड change secretions from the liver. शाबाश। Freely mobile breast lump 18 years old. Excellent. आप लोग बताओ lumpy bumpy lesion of breast. कौन सी? Fibrocystic change. और मुझे components बताओ fibrocystic change के। Cash information. रात को ठीक है। आप लोग मुझे बताओ thick milky सी या thick secretion from the nipple. Duct ectasia. ठीक है। और trauma history of trauma breast. सांस लेना तो 5 मिनट 2 मिनट। अब जो मैं टॉपिक करा रही हूँ वो सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल, सबसे ज्यादा एग्जाम में बहुत ज्यादा और प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको नेक्स्ट का जो टेस्ट होगा आप लोगों का, उसमें से फिर एक क्वेश्चन आप लोगों को ब्रेस्ट ऑफ जनरल फैट पोस्ट करके दो टेस्ट इज गोइंग टू बी ऑन डिफरेंशिएट, ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू गेट वन असाइनमेंट क्वेश्चन फ्रॉम द असाइनमेंट, वन क्वेश्चन फ्रॉम द टेस्ट, राइट, एंड फोर क्वेश्चंस विल बी रैंडम, ठीक है। एसजीडी वाले क्वेश्चन आपने एसजीडी में किए, आप लोगों ने एसजीडी की हुई है? ऑनलाइन, क्योंकि अगर आप असाइनमेंट कर रहे हो बेटा तो एसजीडी आपको बिल्कुल प्रॉब्लम, समझो ये ऐसी है कि जैसे आपका कोई एमसीक्यू या वो है, असाइनमेंट में तो आप किसी किसी भी चीज याद रखनी है, उसी को समझो हमने सिनेरियो बना, तो अगर आप असाइनमेंट कर लेते हो ना एसजीडी आपको कोई बेटा हमारे पास टाइम बहुत हो, हम हर चीज बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कर सकते। इस क्लास का मकसद है कि आपको एक ओवरव्यू सब चीजों का मिले, ताकि बाय द टाइम आप लोग असाइनमेंट्स करें आपको असाइनमेंट का फायदा सिर्फ उस सूरत में है इफ यू कम प्रिपेयर, जो असाइनमेंट आपको दी जाती है वो घर से फिल करके लाओ, और जब टीचर आपको आधा घंटा देता है तो उस आधे घंटे में उसको रख दो, और फिर उसके बाद आप लोग थर्ड रिवीजन होगी जब आपका टीचर आता है, ठीक है। तो आपने सिर्फ इतना करना है कि हमने जो आपको बना के दिया था आपने बुक खोल के सही है। लास्ट टाइम हमारे पास बच्चे आए थे और उन बच्चों ने आंसर हमें बिल्कुल गलत दिया, हमने पूछा कि ये आंसर बिल्कुल गलत है, कहते हैं हमारी असाइनमेंट में तो यही होता, और असाइनमेंट में ये होता है कि एक बच्चा गलत करता है तो दूसरा उसे कॉपी करके करता है तो सब गलत आता है। अब उस बच्चे ने याद तो किया असाइनमेंट, लेकिन उसका फायदा है, तो फायदा इस असाइनमेंट का बेटा उस सूरत में कि अगर आप खुद अगले के पास इतना नॉलेज है, इतनी समझ नहीं है या इतनी अकल नहीं है जितनी आप, डोंट अंडरएस्टिमेट योर, ठीक है, तो आप खुद उसको करो ताकि आप मार्क्स स्कोर करें। तो चलिए आगे, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं एज एन एग्जामिनर भी कह रही हूँ, एज ए टीचर भी कह रही हूँ, एज जनरल पॉपुलेशन भी कह रही हूँ, ब्रेस्ट कार्सिनोमा इज द टॉपिक व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ साथ मैं बताती जाऊंगी कि एमसीक्यू कौन सा इंपॉर्टेंट है, एचसीक्यू कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज अब आप लोगों को समझ आ गई है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनल डक्ट एंड लॉबुलर रिनेट, ठीक है ना, जहां डक्ट खत्म होती है और लॉबुल शुरू, तो एक झटका तरीका मैं आपको बताऊं, वेरी crude way of remembering is the tumors which arise from the duct are called ductal carcinomas, and those which arise from the lobule are called lobular carcinomas. So let's see. Okay, these this is the normal lobule in which मैंने आप लोगों को बताया था you have epithelial cell, वो क्या करता है, produces milk. Then you have a myoepithelial layer जो ये वाली नजर आ रही है, ये क्या करती है, इसको इजेक्ट करने के काम,
and then on the outside you have a basement. Okay. अब आप लोगों का टेस्ट है ऑब्जर्वेशन. एक दफा आप लोगों का होगा, एक दफा आप लोगों का. ठीक है. तो गर्ल्स पहले बताओ बेटा, ये नॉर्मल है, इसमें और इसमें क्या फर्क? शाबाश करिए जल्दी जल्दी. एपिथेलियल प्रोलिफरेशन है, वेरी गुड. और रेड लाइन कैसी है? दैट इज कॉन्टिन्यूअस एंड इंटैक्ट. ठीक है. और जो सेल्स है ये नॉर्मल है. सो दिस इज कॉल्ड अगर प्रोलिफरेशन ऑफ दैट इज हाइपोप्लेसिया. ठीक है. सो बेसिकली दिस इज हाइपोप्लेसिया. बॉयज इससे बताओ क्या फर्क है नॉर्मल से? शाबाश. इसके अंदर सेल्स एक से ज्यादा हैं और सेल्स आर एटिपिकल. जस्ट लुक एट द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो. इधर बिल्कुल छोटे छोटे और यहाँ पे बहुत ज्यादा टेढ़े हैं. So if you have simple proliferation of the epithelium and it do not show atypia, it is called hypoplasia. आप कल पिछले साल से पढ़ के आए. ठीक है. लेकिन अगर आपको proliferation मिल रही है with atypia, provided the basement membrane is intact, that is called carcinoma in situ. और इसके levels होते हैं 1, 2, पता ना, सिर्फ 1, सिर्फ 2, सिर्फ 3 जैसे famous. लेकिन बाहर आप इसके लिए आप सिर्फ इतना ही आपको. And girls, ये इसमें क्या आपको नजर आ रहा है? शाबाश बताओ. इसके अंदर ये रेड मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्टेड है. So this is an invasive carcinoma. So for your purpose, please remember these two types. In situ carcinoma is that type of carcinoma in which the cells are atypical with abnormal nucleocytoplasmic ratio, but the basement membrane is intact inside. उनको कहीं बंद किया, उनको निकलने की इजाजत दी, उनको एक जगह पर मैंने बंद किया है, that is inside. And once they are able to reach that line, they are able to reach that membrane, they become invasive. ठीक है. आप लोग श्योर और नॉर्मल के बच्चे बैठे, आप सब लोग नॉर्मल. इधर मैं पूरी क्लास को बिठा दूं, ये क्या बन जाएगा? खामोशी से बैठे हो. दिस इज हाइपोप्लेसिया. सारे बच्चे हो, ज्यादा नंबर के हो, लेकिन खामोशी से बैठे. अब अगर आप लोग सारे बच्चे बैठे थे, शोर करना शुरू कर दो, हूटी करना शुरू कर दो, आवाजें निकालना शुरू कर दो, तो ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर. लेकिन मैंने दरवाजे सारे बंद कर, कमरे से बाहर निकल, तो ये क्या बन गया? कार्सिनोमा इनसाइड. और अगर वो बच्चे बेतहाशा ही आउट हुए हैं और वो दरवाजा भी खोल के बाहर चले जाते हैं राउडी और इस एटीट्यूड के साथ, दिस इज कॉल्ड इन्वेसिव कार्सिनोमा. अब क्वेश्चन ये तो आप लोगों को मैंने बेस बताई है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनसाइटू एंड इन्वेसिव. So this is again in situ. ये abnormal cells, लेकिन containing it. These are invasive, मतलब abnormal cells but have invaded the membrane. So very important, SCQ, classified breast carcinoma. Very important है. तो आपने जब भी क्लासिफिकेशन देनी है बेटा, आप लोगों ने देनी है नॉन इन्वेसिव या इन साइटू, इन्वेसिव एंड अदर. जो कि इन दोनों में क्लियर था फिट नहीं होगा. ठीक है. सो देयर विल बी 3 क्लासिफिकेशन और 3 टाइप्स. But this is called the morphological classification. In breast, you're going to get 2 different types of classification. One is called morphological classification. The other one is called molecular classification. तो अभी मैं जो आपको करा रही हूँ, that is the morphological classification. One of the most confusing areas for population is जो मैं अब आपको करा. तो याद रखो classification में there are 3 types: non-invasive, invasive, and other types which do not follow any of those. और मैंने दोनों में आपको एक बात बताई थी कि याद रखो, जो चीजें डक्ट से निकल रही हैं उनको हम डक्टल कार्सिनोमा कहेंगे, जो लॉब्यूल से निकल रही हैं उनको हम लॉब्यूलर कार्सिनोमा कहेंगे. जो लॉब्यूल की बाउंड्री में कंटेन्ड है तो लॉब्यूलर कार्सिनोमा इन साइटू कहलाएंगे, और जो इधर से बाहर निकल जाएगा वो इन्वेसिव लॉब्यूलर कार्सिनोमा कहलाएगा. समझ आ रही है बेटा? समझ आई कि नहीं? यहाँ पे जो चीज समझना है बेटा मुझे बोल के. ये देखो, ये डक्ट है और ये लॉब्यूल है.
जो लॉब्यूल के अंदर कैंसर होता है उसको हम बोलते हैं लॉब्यूलर कार्सिनोमा, ठीक है। अगर वो इस आउटलाइन के अंदर अंदर रहेगा तो इसको कहेंगे लॉब्यूलर कार्सिनोमा इंसाइट, ठीक है। और अगर ये इसको इन्वेड कर जाएगा, रेड लाइन से बाहर चला जाएगा, फिर कॉल इट इन्वेसिव लॉब्यूलर कार्सिनोमा। ये समझ आ गई, ठीक है। इसी तरह जो डक्ट है इसके अंदर जो कार्सिनोमा रहेगा दैट विल बी कॉल्ड डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू, एंड इफ इट विल इन्वेड द बेसिक मेम्ब्रेन वी कॉल इट इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। तो एक तस्वीर अच्छी बनी हुई थी, हाँ ये देखो, अगर इसका ट्यूमर हुआ इसके अंदर अंदर रहा तो क्या कहेंगे इसे लॉब्यूलर कार्सिनोमा इनसाइड, बाहर निकल गया तो इन्वेसिव। ये देखो, ये वाली जो तस्वीर है ना, ये एक लॉब्यूल में ट्यूमर है लेकिन इट इज कन्फाइंड विद इन द, ये ब्लू वाला ट्यूमर है और ये ब्लैक सी इसकी आउटलाइन है, दिस इज लॉब्यूलर कार्सिनोमा इनसाइड। लेकिन अगर एक ट्यूमर आप इधर डक्ट वाले पार्ट में से देखते हो, देखो ये डक्ट का टर्मिनल पार्ट, इधर अगर ट्यूमर होगा तो दैट इज कॉल्ड डक्टल कार्सिनोमा। अब एग्जाम में आपसे क्या है, एग्जाम में पहला क्वेश्चन है क्लासिफाई ब्रेस्ट कार्सिनोमा। आपने क्लासिफाई कर दिया, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, नॉन इन्वेसिव, इन्वेसिव एंड अदर टाइप। नॉन इन्वेसिव के फर्दर दो कौन से बने, डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू और ग्लोबुलर कार्सिनोमा इन साइटू। इन्वेसिव के दो कौन से बने, इन्वेसिव ग्लोबुलर कार्सिनोमा एंड इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। और जो दो और स्पेशल टाइप है वो आपको मैं बता देती हूँ फिर के बाद में, Pagets disease of nipple very good and inflammatory carcinoma, क्या ये मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अगला क्वेश्चन आएगा कि या ये क्वेश्चन आ सकते हैं क्लासिफाई ब्रेस्ट कार्सिनोमा या आ सकते हैं व्हाट इज डक्टल कार्सिनोमा, गिव इट्स क्लासिफिकेशन या गिव इट्स टाइप। कि अभी क्वेश्चन फर्क है, बेटा आपको आता सारा है लेकिन आपने इसको कौन सा पार्ट पूछ रहे हैं वो आपने बताना, समझ आइए। एक क्वेश्चन है क्लासिफाई ब्रेस्ट कैंसर, वो तो हमने कर दिया। अब डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू पे आ रहा है, तो याद रखो डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू जो है ना, बेसिकली इट्स ऑफ टू टाइप्स। डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू को ब्रॉडली हमने कैटेगराइज किया, ग्लोबुलर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इसके हमने ग्लोबुलर के साथ छोड़ दिया था डक्टल के। तो डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू को दो में डिवाइड किया, one is comedo and other one is non-comedo. Comedone क्या होता है? What is comedone? पता है किसी को? वो तो बात ठीक है, comedone होता क्या है, असल में मतलब क्या है? बेटा हमने इसको डिवाइड किया जिसके इसको on the basis of comedone. So comedone is a fancy word for clogged foot. ये जो ब्लैक हेड्स नहीं बन जाते बिल्कुल नजर आ रहे होते हैं, बस उसको प्रेस करने की देर होती है और कुछ चलाता है, इट्स अ क्लॉग कोड, ये बिल्कुल निकलने के लिए तैयार। तो दिस इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये एक डक्ट है जिसके सेंटर में नेक्रोसिस है और उसके इर्द गिर्द आपके ट्यूमर सेल्स आ रहे हैं एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज देयर। दिस इज वन टाइप ऑफ बीसीआईएस व्हिच इज कॉल्ड कमिडोकार्सिनोमा। कमिडोन से भी जैसे कोर है उसको क्लॉग किया हुआ, और जो बाकी सारी टाइप्स हैं दे आर कॉल्ड नॉन कमिडो टाइप। इनमें तीन आती है, दिस इज द कमिडो टाइप। इसमें जैसे आपने बताया यू हैव नेक्रोसिस एंड यू हैव कैल्सिफिकेशन, wherever there is necrosis there is disease। आपने पढ़ा चाहे वो फिजिकल नेक्रोसिस हो चाहे वो ह्यूमन नेक्रोसिस हो, जहां पे भी नेक्रोसिस होगा वहां डिस्ट्रोफिक है। The other ones are the non-comido types। बेटा ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ you have to memorize, it is less of understanding and more of memorizing कि आपने चीज याद करें। तो एक प्रिवरी फॉर्म है, एक सॉलिड फॉर्म है ऑफ नॉन कमिडो टाइप, इसमें आपको कोई नेक्रोसिस नहीं नजर आ रही है, सॉलिड फॉर्म। इसके अंदर अगर आप सुराख करने शुरू कर दें कुकी कटर की तरह, ये आपका प्रिवरी फॉर्म टाइप बन जाती है, अगेन यू डोंट फाइंड एनी नेक्रोसिस। ये देखो, so one type was this solid, other type was this priviform, and this type is called micropapillary type। माइक्रोपेपिलरी टाइप, ये तो पेपिलरी टाइप है, पेपिलरी इसके पेपिला है जैसे मैंने आपको बताया था, फाइब्रोवैस्कुलर कोर रन कर है।
और इनके जो पैपिले होते हैं ना, शक्ल देखने में लगता है कि ये पैपिले है, बट दे लैक ऑफ फाइब्रोनेक्टिन, और इनके लगते हैं कि डीकैपिटेशन हुई है, इसलिए इनके सर उड़ा दिए, सर कलम कर दिए। ये देखो, ये बॉडी है और ये इनका सर है, ठीक है। ये छोटे छोटे हैं, ये बॉडी है, ये सर इधर पड़ा, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपको जो क्वेश्चन आता है, अगर आपको बीसीआईएस पे आया, डॉक्टर कार्सिनोमा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। So what are the types of carcinoma in situ? There are two types. One are the comedo and the other one are the non-comedo. Comedo type कौन सा है, जिसको हम comedo carcinoma कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपने बताना है कि it's a high grade। इसके बाद ये फट के बाहर चला जाए। और जो दूसरे वाला है उसको हम कहते हैं नॉन कमिटो। नॉन कमिटो में हमारी चार टाइप्स हैं। वन इज कॉल्ड प्रिब्रिफॉर्म, अदर वन इज सॉलिड, थर्ड वन इज कैपिलरी एंड फोर्थ वन इज माइक्रोकैपिलरी। ठीक है, आप एक दफा फिर देखो गौर से, आपकी बुक में तस्वीरें हैं बेटा। ये कौन सी टाइप है? नो 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 नो, सबसे पहले नेक्रोसिस देखो, नेक्रोसिस है तो कौन सी बनी? बस खत्म, ठीक है। कमिटो, और ये एमसीक्यूज में ज्यादा है। ये कौन सी टाइप है? हाँ, इसमें प्रिब्रिफॉर्म छाननी की तरह नजर आ रहा है, इसमें सुराख जैसे चूहे ने कुतरा वैसा। और ये क्या है? सॉलिड टाइप। ये कौन सी है जिसमें पोर्स है? कैपिलरी, ये बड़े पोर्स है। ये जो कि उसको मिमिक कर रहे हैं लेकिन असल में पोर्स नहीं है। तो ये आपको जो नजर आ रहे हैं, दिस इज माइक्रो कैपिलरी। ये बीसीआईएस अगर आपको आता है तो आप सोचो कि आपका एक क्वेश्चन या एक एमसीक्यू तो आप क्लासिफिकेशन अगर आपको आ गई है तो आप समझो कि आपने 0.5 मार्क्स या 1 मार्क्स या 2 मार्क्स और दिए। इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, अब मैं आपको सिर्फ बताऊंगी बेटा, सब चीजों की मॉर्फोलॉजी नहीं है। आप लोगों की जीनी जो होते हैं ना डॉक्टर, दैट इज फॉर अंडरग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। तो आपके लेवल के ऊपर आपको जिस चीज की मॉर्फोलॉजी आनी चाहिए वो लिख लो। एक डक्टल कार्सिनोमा एनओएस टाइप की आपको आनी चाहिए, जो कि है। दूसरा आपको ग्लोबुलर कार्सिनोमा की आनी चाहिए। तीसरी आपको मेडलरी कार्सिनोमा की आनी चाहिए। और चौथी आपको म्यूसिनस कार्सिनोमा। बस, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ म्यूसिनस। तो आपको म्यूसिनस, मेडलरी और ग्लोबुलर एंड डक्टल एनओएस। एनओएस का मतलब है नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, यानी कि इट्स नो स्पेशल टाइप। ये वो है जो कि आपको जनरली ज्यादातर ऐसे नजर आती है। तो डक्टल कार्सिनोमा में और इन्वेसिव नाम is self-explanatory, you'll find ducts which will invade the underlying stroma, and whenever something will invade the stroma, it is going to produce this. Desmoplasia क्या है? Desmoplasia is a reaction of body for resist। ठीक है, आपका एक ग्रुप है, आपके ग्रुप में एक लड़की इन्फिल्ट्रेट कर रही है, 4 लड़की का ग्रुप है, 5वीं लड़की उसमें आना चाहती है, 2 लड़की आना चाहती है। तो the least you can do is आप उसको रेजिस्टेंस शो करो अपने एटीट्यूड से, अपने एक्सप्रेशन से। तो ये जो रिसिपिएंट है ना, जो मेन ऑलरेडी प्रेजेंट स्ट्रोमा है, वो रेजिस्ट करता है किसी एबनॉर्मल सेल को अंदर आने के। तो डक्टल इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा मीन you will find ducts which will invade the underlying stroma. The stroma will be desmoplastic and the lining cells will be atypical. अब atypical में सब कुछ they will be atypical with pleomorphic nuclei, with hyperchromatic nuclei, atypical mitosis, high NC ratio। ये चीजें आपने इसमें सारी लिखी, ठीक है। लेकिन क्या चीज मेंशन करनी है? इट इज ducts। ये बेटा मैं इतना ज्यादा नहीं आपने बता सकती, किस बुक से देखना, ठीक है, ये आपको आता है। तो ये देखो अगेन, ducts infiltrating into the underlying stroma and they are lined by cells। And just remember one thing, these cells special stains होते हैं जो कि हम गाय प्रिपेयर्ड होता है, हम स्टेन करते हैं, तो डक्टल सेल्स होते हैं तो वो पकड़ लेते हैं। So ECAD, please remember, ductal carcinomas are positive for ECAD। ECADERIN, ECADERIN होता है जो इंटरसेल्युलर जंक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। तो
डक्टल कार्सिनोमा में प्रेजेंट होता है, इस वजह से आपने बस याद रखना, जस्ट रिमेंबर। तो डक्टल कार्सिनोमा एनओएस की मॉर्फोलॉजी आनी चाहिए और नीचे एक लफ्ज लिखा होना चाहिए ई कैट पॉजिटिव, बस ठीक है। अब अगले वाला, दिस इज व्हाट इज दिस, दोनों की शक्ल में क्या फर्क है? नहीं, इस पिक्चर में बताओ। शाबाश, ऑब्जर्वेशन का कैसे? ये सेपरेट है, नंबर वन दैट दिस कोहेसिव, कोहेशन मींस इकट्ठा, दिस मींस दिस कोहेसिव है एंड दे डू नॉट फॉर्म डक्ट्स, ठीक है, ये दे डू नॉट फॉर्म डक्ट्स, ये अलग अलग अपने लेके आते हैं, इसको हम कहते हैं इंडियन फाइल है। व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन फाइल? क्या होता है इंडियन फाइल? क्या भाई जल्दी जल्दी बताओ। एंड इंडियन फाइल ये इंडियन फाइल, द सेल आर्मी, किसकी आर्मी? इंडियन की आर्मी, ठीक है। So the cells, they do not form tubules, they infiltrate individually, they are very discohesive and you can confuse them with lymphocytes. तो कभी सिनेरियो ये भी आ सकता है कि एक बंदा था, बायोप्सी एफएनएससी बायोप्सी छोटी और उसमें टर्न आउट टू बी एक सीरियस बायोप्सी में टर्न आउट टू बी inflammatory lesion, but he was done because on to be which type of carcinoma that was based on the previous small biopsy. So lymphocyte से जो mimic करता है cell, that is lobular carcinoma, and lobular carcinomas are ECAD negative, and this is Indian fight. पुराने जमाने में रेड इंडियन से लड़ा करते थे ना, तो दे यूज्ड टू फाइट वन स्टैंडिंग बिहाइंड द अदर, और आगे से सिर्फ आपको नजर आता था एक बंदा, और जब तीर कमान चलता था एक बंदा गिरता था तो दूसरा सामने तैयार खड़ा होता था, ये होती है आर्ट। दिस इज कॉल्ड द इंडियन फाइट। रेड इंडियंस सचमुच में ऐसे लड़ा करते थे, एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द इंडियन फाइट अरेंजमेंट, ठीक है। So let's do the differences between ductal and lobular carcinoma. One of the most favorite things. आप लोग बन जाओ ductal carcinoma, आप लोग बन जाओ lobular carcinoma। मैं सिर्फ वेटिंग बोलूंगी, आप लोगों ने आगे बढ़ा। माइक्रोस्कोपी की खास बात, one thing characteristic about microscopy. Invasive ductal carcinoma. Sorry. desmoplastic उससे भी ज्यादा invasive ductal carcinoma. Duct formation. और दूसरी चीज जो इन्होंने बताई है that is desmoplastic. और फिर duct formation खाली duct formation ही है, और क्या इसमें आपने बताना है? ECAD positive, शाबाश, ये दो चीजें प्यूमॉर्फिज्म वगैरह सारा पता। तो जो आपने चीजें डक्टल में बताई है वो क्या बताओगे? नंबर वन formation, number two infiltrating into the understigma, number three ductal cells हैं वो कैसे हैं प्यूमॉर्फिक, and number four सबसे important ECAD positive। जी बच्चे आप बताओ lobular carcinoma में से क्या क्या चीजें याद रखती हैं? इंडियन फाइल पैटर्न सबसे पहले अगर हम ऑर्डर में चले, नो डक्ट, यू विल नॉट फाइंड डक्ट, ठीक है। नंबर टू डिस्कोहेसिव, बेटा देयर आर अ फ्यू वर्ड्स दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर लोबुलर कार्सिनोमा, बड़ा बड़ा लिख लो अपने पेज पे, डिस्कोहेसिव, यूज द वर्ड डिस्कोहेसिव ट्यूमर सेल्स, ठीक है। और शाबाश, ECAD नेगेटिव, वेरी गुड। और चार हमने पहले पीछे नहीं रहना, हमने भी चार डिफरेंसेस करते हैं, उन्होंने चार बनाए, हम ठीक है। और व्हाट इज द मिमिकर ऑफ लोबुलर कार्सिनोमा? लिम्फोसाइट्स, which are the inflammatory cells। क्या बात, ये सेल्स देखो बेटा, इनमें आपको बहुत प्यूमॉर्फिज्म नहीं मिलता है, लेकिन आपको डक्टल के सेल्स में ना, अच्छा तस्वीर अच्छी नहीं है पर आपको बहुत प्यूमॉर्फिज्म मिल जाता है। बाकी जो स्पेशल टाइप्स है वो आपने बुक से देखी है, वो मैं नहीं कर पाती, वो बहुत डिटेल। हाँ अच्छा याद, डक्टल की टाइप्स किया,
ठीक है, तो डॉक्टर की टाइप्स में ना कैंप क्या है, टी कैंप, टी सी ए एन पी, टी ए एन पी एस, टी फॉर टॉर्टोइस, टी कैंप, सी ए एन पी एस कैंप, ठीक है। टी से क्या बना, ट्यूबुलर कार्सिनोमा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डक्टल कार्सिनोमा एनओएस आएगा तो उसकी टाइप्स पूछ सकते हैं आपसे, तो टाइप्स से सिर्फ नाम आपको आने चाहिए। तो टी से क्या बनता है, ट्यूबुलर कार्सिनोमा, टी से क्या बनता है, क्रिब्रिफॉर्म कार्सिनोमा, ठीक है, क्रिब्रिफॉर्म कार्सिनोमा। ए से क्या बनता है, एपोक्राइन कार्सिनोमा, एपोक्राइन कार्सिनोमा। एम से बनता है माइक्रोपैपिलरी कार्सिनोमा, पी से बनता है पैपिलरी कार्सिनोमा। बेटा बेसिकली जो डीसीआईएस है ना, उन्हीं की टाइप्स इन्वेस्टिग हो जाती है, ठीक है। और एस से बनता है सिक्रीची कार्सिनोमा, कॉर्टिकल सिक्रीची। तो याद रखो जितनी भी टाइप्स आपकी डीसीआईएस की है ना, उन्हीं की इन्वेस्टिगेशन करें। तो फिब्रिफॉर्म भी थी, एपोक्राइन कार्सिनोमा एक हो गया, माइक्रोपैपिलरी हो गया, मेडलरी हो गया एम से, और एम से मेटाप्लास्टिक, एम से तीन बनते हैं, मेटाप्लास्टिक, मेडलरी, म्यूसिनस, माइक्रोपैपिलरी, चार। लेकिन मॉर्फोलॉजी आपने किसकी याद रखनी है, म्यूसिनस की और मेडलरी की। समझ आई कि नहीं बेटा, मैं आपको दोबारा एक देख देती हूँ। T camps याद रखो, T stands for tubular carcinoma, C stands for cribriform, और cribriform DCIS का। A stands for apocrine carcinoma, M stands for charge, M stands for micropapillary, mucinous, metaplastic and middle। और आप दोनों को ये दोनों याद रखिए, ठीक है बेटा, समझ आएंगे। और एस से बनते हैं सिक्रीची कार्सिनोमा, ई से बनते हैं पैपिलरी कार्सिनोमा। अब ये वाली चीजें ना रट्टा मारने वाली है, और रट्टा इस तरह मारने के आपने ये नहीं भूलना कि ये डीसीआईएस की टाइप है, डीसीआईएस में आपके नॉन मिलो तो मिलो याद करना, ठीक है। और इसके अंदर जो आप लोगों ने याद करना है वो आप लोगों ने कैंप्स याद करना है। तो हर एक का डीएनए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग, क्या डिफरेंस, ये आप लोगों ने बेटा बहुत मेजर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट कवर किया है, ये जो किया। और अभी एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है, ठीक है, बेटा जो हमें माइक्रोस्कोप में नजर आता है डिफरेंशिएशन, कि देखने में कैसे है, जो मैं देखने में कैसा बता रही हूँ ना, दिस इज ग्रेडिंग। देखने में ठीक है, ये देखने में अगली है, ये देखने में बहुत सही, दिस इज जो, हाँ, तो आपको गेटअप उसका नजर आ रहा है ना, दैट इज ग्रेडिंग। एंड स्टेजिंग मींस स्प्रेड, जी फॉर ग्रेडिंग, जी फॉर गेटअप, जो उसको माइक्रोस्कोप में नजर आता है। और स्टेजिंग है तो बॉडी में कितना फैला है, तो पैथोलॉजिस्ट का काम बेसिकली ग्रेड करना है, और स्टेजिंग के लिए वो फिर रेडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, देखते हैं, पेट स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो इसको अमेरिकन सिस्टम में कहते हैं सीएनएन। आपको हर एक वाली चाहिए, ब्रेस्ट का चाहिए, because it's that important, that common, that you should know. So TNM stands for, T stands for tumor, T stands for tumor, I'm sorry, T stands for tumor, N stands for nodes, and M stands for metastasis, ठीक है। T हमारे पास आता है, T means size, कितना साइज है, कि कितना उसका साइज है, ये चीज इसके अंदर आती है। तो T stands for tumor size, ये याद रखना।
लेस देन 2 यानी कि 1 सेंटीमीटर। सिर्फ आपको इसका आना चाहिए, एक इसका और एक कोड। तो मैं इसका आपको बता दूं, लेस देन 2 सेंटीमीटर, 2 to 5 सेंटीमीटर, मोर देन 5 सेंटीमीटर, एंड और चीजों की इन्वॉल्व। नोड्स में नोड्स इन्वॉल्व है कि नहीं? बेटा टी के 4 है, एन के 3 है और एन के 2 है। एन के पहले आसान है, हम एन कर लेते हैं। 3 2 3 3 are कितना होता है 9, ठीक है। so 3 times 3 is 9, so n1 is 3 lymph node involvement, n2 is up to 9 lymph node involvement, और 10 and onwards that is n3। ये आपको एमसीक्यू आता है बेटा, जिसमें वो आपको ना ब्रेस्ट का रीजन का साइज बताते हैं और इसका लिम्फ नोड का बताते हैं और फिर आपसे क्लियर है पूछते हैं कि क्या है। इसलिए मैं कह रही हूँ, और ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है बेटा, इसलिए एमसीक्यू यूनिवर्सिटी का, जिसमें आपको ट्यूमर साइज दे देंगे। जैसे चलो इसको तो आप याद करोगे, मुझे बताओ, मैं कहती हूँ कि 40 years old female comes with a malignant breast mass measuring 5 centimeters, the measuring 3.5 centimeters, and 2 lymph nodes are involved. So what is the T and M? And M जो है ना, no metastasis, no distant metastasis. तो T क्या बना? PT2 शाबाश, N क्या बना? 1 and 1 और N 0 नहीं कहेंगे, M X कहेंगे। अगर N 0 तब कहेंगे शाबाश, अगर उन्होंने बताया कि नहीं, लेकिन अगर कहेंगे कि कैन नॉट बी सेट टू X, मेरे में आपकी लेवल पे X नहीं आएगा, 0 है, ठीक है। तो आप लोग याद रखो बेटा, ये आपने याद रखना है, ये यूनिवर्सिटी ये एमसीक्यू है यूएचएस का, जिसके अंदर बताते आपसे ये पूछ सकते, ठीक है। और उसमें आपसे ये पूछेंगे टी और एन, और ये आपने याद रखना। एंड इफ द स्किन ऑफ चेस्ट वॉल इज इन्वॉल्व, ठीक है, या इसको लोकली एडवांस कहते हैं। लोकली एडवांस होकर ब्रेस्ट पेरिकाइमा से निकल के स्किन पे चली गई है, या ब्रेस्ट पेरिकाइमा से निकल के चेस्ट वॉल में चली गई है, इनको आगे पीटी को समझ आइए। तो प्लीज आपने टीएनएम याद करनी है और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत कम चांसेस है ना होने के बराबर। हाँ, एक क्वेश्चन जो आपको आता है एमसीक्यू में कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल स्टेज, ये आपको आ सकता है, लेकिन वैसे ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। ये बेटा प्लीज सिर्फ इसके नंबर याद रखना, बहुत आसान है। 10 मैंने आपको बता दिए, 3 9 एंड मोर देन 10, ठीक है, मोर देन। और यानी कि 1 2 3 इसमें आते हैं, इसके अंदर 4 अप टिल 9 और इसमें 10 और 7। और ट्यूमर में क्या आ जाते हैं 1 लेस देन 2 2 to 5 मोर देन 5 चेस्ट वॉल स्किन। ये आपने रट्टा मार के आना। What are the major and minor prognostic factors? Very, very important SCQ and very, very important bypass। और ये जो मेजर प्रोग्नोस्टिक आपको आसानी के लिए बता दूं, ये टीएनएम है, ये देखो इन्वेसिव वर्सेस इन साइटू कार्सिनोमा, ये देखो टीआईएस है ना इनसाइड टी में, तो ये देखो, तो इन साइटू वर्सेस इन्वेसिव कार्सिनोमा, डिस्टेंट मैक्स भी था, लिम्फ नोड भी था, साइट भी, तो टीएनएम तो इसी में आ गया। लोकली एडवांस डिजीज क्या था? पीटी 4, अगर स्किन इन्वॉल्व कर रहा है, ये चेस्ट वॉल इन्वॉल्व कर रहा है, दैट इज पीटी4 एंड इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा। तो बेसिकली बेटा ये बहुत ज्यादा, और इधर तो फ्लोइड्स ही मैंने फ्लोइड्स कर दिया। फ्लोइड्स देयर आर 2 फाइब्रोटिक डिजीज, इसमें फाइब्रस टिश्यू भी है और वन इज फाइब्रोएडिनोमा, अदर इज मैंने नहीं बताया, इसमें ये टाइप्स केसेस होती है ऐसे, इसको फ्लोइड्स बोलते हैं। तो क्या आपकी प्रेजेंटेशन में ऑनलाइन चेक देख रहे हैं, ठीक है। 25 नेक्स्ट बता मैं बेसिकली आप लोगों के साथ बेटा डिटेंशन डिस्कस करूंगा। आप असाइनमेंट खुद कर लीजिए, ये सारी चीजें जो असाइनमेंट के लिए मैंने आपको आज करा दी, ठीक है ना। जो रिव्यू क्लास 2 रिव्यू क्लास वही लगाया, उसको क्लोज कर वही है,
अच्छा दिखाएं आगे कभी इसमें आगे और आगे हाँ बस बस ये हम सारा कर चुके हैं ये नहीं कर तो अब ब्रेस्ट कैंसर में चंद एक चीजें आपको इथियोलॉजी में आनी चाहिए एक आपको इथियोलॉजी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बुक से कर देना नहीं ठीक है रिस्क फैक्टर्स ये तो खुद कर देना लोग तो ऐसे कह रहे हो ये चीजें तो करने वाली कराने वाली है नहीं आपको क्लास में सिर्फ वो चीज बताई जाती है दैट इज कंसेप्चुअल और इंपॉर्टेंट और हैज इम्पैक्ट ये वाली वो चीजें जो कहानियां हैं दैट यू सपोज्ड टू नो योरसेल्फ आपको खुद पढ़ना ये मैंने बताने की नली पैरस में होता है और मल्टी पैरस में नहीं होता ये दिस इज नॉट माय नहीं कि मैं कराऊं ये आप लोगों ने खुद पढ़ना और आपका लेकिन जहाँ कॉन्सेप्ट की बात है वो मुझे आपका क्लियर जरूर करना ठीक है तो ये देखो ब्रेस्ट कैंसर है इतने ज्यादा लोगों को अगर ब्रेस्ट कैंसर है एक को हेरिडिटरी रिलेटेड दैट मींस स्पोरेडिक कैंसर ब्रेस्ट कैंसर इज मोर कॉमन एज कंपेयर टू हेरिडिटरी एंजेलिना जोली सबको पता है कौन से वाला ट्यूमर था इसे आगो ट्यूमर कौन सा था कोई ट्यूमर नहीं था ठीक है इसको कोई ट्यूमर नहीं था इसकी अम्मी को था इसकी खाला को और उन दोनों को जो ट्यूमर था तो इसके अंदर हेरिडिटरी चांस आया था कि इसमें भी होगा शी डिड नॉट इसको कहते हैं सफर फ्रॉम एनी बेसिकली इसकी मां और खाला का था और उन्होंने किसको बताया था कि तुम्हें 87% रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर का और 50% रिस्क है ओवेरियन कैंसर एंड शी अंडरवेंट बायलैटरल मिस्टेक्टमी विदाउट एनी ट्यूमर अभी नहीं है लेकिन इसकी जिंदगी में जितनी देर ये जिंदा रहेगी चांसेस तो इससे ज्यादा बढ़ता है तो 87 और 50 तो एक आपको ब्रेका जीन का पता होना चाहिए व्हाट इज ब्रेका जीन द ट्यूमर सप्रेसर जीन सबसे बड़ी बात तो जब ट्यूमर सप्रेसर जीन म्यूटेट हो जाती है तो ट्यूमर को सप्रेस नहीं कर सकती और ट्यूमर हो जाता है पेशेंट को ठीक है और तो उसको कैंसर हो गया ब्रेका स्टैंड्स फॉर ब्रेस्ट कार्सिनोमा तो इट इज ब्रेस्ट कार्सिनोमा एसोसिएटेड जीन ये दो तरह की होती हैं G1 G2 इनकी म्यूटेशन से ब्रेस्ट कैंसर होता है ये चीजें जो मैंने very important मैंने कहा था ना there are two types of breast classification one is the morphological classification which is non-invasive invasive and special types जिसमें stages साथ वाले this is the other this is the molecular classification what is molecular classification molecular classification that at molecular and cytological level you come across changes that actually produce adverse effects on the patient's health and patient's tumor. तो क्या है बेसिकली आपने दो चीजें याद रखनी है जो कि अफेक्ट करती है मोलेकुलर लेवल पे वन इज द जीन व्हिच इज द ब्रेका जीन ठीक है एंड द अदर वंस आर द प्रोटीन जीन की प्रोटीन तो एक जीन और एक प्रोटीन जीन कौन सी है ब्रेका जीन दूसरा नहीं है एमसीक्यू ब्रेका जीन दूसरे नंबर पे ये भी एमसीक्यू है कि ब्रेस्ट के साथ कौन सा ट्यूमर एसोसिएटेड है ब्रेका से दैट इज ओवेरियन ट्यूमर ठीक है और ये प्रोटीन्स कौन सी है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एंड HER2 ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दे आर हार्मोन्स एंड HER2 इज अ आप तो बहुत थक गए हो थोड़ा सा मैं सांस ले रही हूँ तो ये कराना तो सांस मुझे लेना चाहिए कि लोग रोकते हो वो तो घंटे से मैं भी चलो बाहर take a 2 minutes you need some phone about bring the door along बेटा मैंने कहा है अपनी बुक लेकर आओ जो पहले वक्त नहीं थी आप लोग गेस्ट करो आपको मैं देखे आप तो अपना काम
कौन सी एमसी कार्ड है? बेटा मैंने सिर्फ सारों का नहीं कहा, मैंने जिससे पूछा इसका बोल रहा है कौन कार्ड है, एंड दिस इज नॉट अ जोक ऑनेस्ट। मैं 1.5 घंटे से नॉन स्टॉप बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, एंड यू पीपल आर नॉट लिसनिंग टू मी, एंड जो आपका लेक्चर है कैसे आप लोग इंटरेस्ट नहीं लोगे, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इंटरेस्ट, म्यूचुअल हो। 100 की क्लास में से 33 बच्चे सामने बिठा के बोलना, उसका वर्क उसके अगर आप लोग करेंगे, और अगर नहीं है मुझे कोई जरूरत नहीं। ऐसी चीज नॉर्मली हो रही है, आप लोग कोर्स आप लोगों को पता है कवर हो चुका होगा, करो आप लोग बैठ के। तब आप लोगों का यूजी का टेस्ट, आप लोग एक दिन आते हो और 2 दिन छुट्टी हो, इसके बावजूद अगर मेरी क्लास में कोई और बुक हुई, मुझे यहाँ पे लोग सोते हुए भी नजर आए जिनको मैंने पॉइंट आउट किया, ये मतलब नहीं है मुझे नजर नहीं आ रहा तो मैं कह रही हूँ तो आप लोग बिल्कुल ठीक जाए। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल माय क्लास। मैं आप लोगों की स्ट्रेट अटेंडेंस काट दूंगी, जितने एक्सपेक्टेड आप लोगों की फिजिकल प्रेजेंस रहेगी। जिसको अपनी अटेंडेंस की फिकर है वो खुद देंगे, नॉट द हेडेक ऑफ द टीचर टू टेक केयर ऑफ योर। अगर आप अटेंडेंस करवाना चाहते हो तो बी अटेंडेड एंड लिसन टू व्हाट द टीचर से, एंड इवन इफ यू डोंट वांट टू लिसन डोंट डू एनीथिंग, just say I just need to sleep like rest of the people are doing. Let's continue. I'm very disappointed, very disappointed. This is not what teachers are here for. This is the molecular classification. और आपसे भी एसजीटी में पूछी जाएगी, they'll make sure that you and you both answer whatever is being taught, right? Otherwise ना आज की अटेंडेंस लगती है और ना ही कल की एसजीटी। Estrogen receptors in normal cells. So normally the cells have estrogen and progesterone receptors. The receptors of estrogen and progesterone, they are in the nucleus, right? And their function is इधर receptors होते हैं, जब भी estrogen आके लगता है तो आपकी ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है, सेल डिवीजन हो जाती है, अंडरस्टैंड? दैट्स व्हाई जब हम मार्कर कराते हैं ER का तो it stains the nucleus, it stains the nucleus. So the hormone therapy is given to treat those patients which have estrogen or progesterone receptors. So जो हम जब भी breast cancer होता है, in every breast cancer patient, we go for ER HER2 testing in every patient, 100% of the patient. क्यों कराते हैं? Estrogen और progesterone they are present within the nuclei, nuclei में होते हैं, और अगर उस patient का ER पॉजिटिव होता है, तो उसको एक दवाई मिलती है जिसका नाम है tamoxifen। इसी वजह से अगर मुझे सर में दर्द है और मुझे एक दवाई देते हैं जो कि पेट दर्द के लिए मुझे कोई फायदा नहीं, तो इसलिए पहले पता करना जरूरी है कि दर्द सर में है तो किसकी दवाई। इसी तरह जिन पेशेंट्स को ER पॉजिटिव होते हैं, जिनके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स होते हैं, उन पेशेंट्स को जो दवाई दी जाती है वो टेमॉक्सिफेन है, क्योंकि जो टेमॉक्सिफेन है वो ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं, टेमॉक्सिफेन इन रिसेप्टर्स को बंद करते हैं और वो एस्ट्रोजन को एक्टिवेट नहीं करते हैं। एंड व्हेनेवर द सेल गेट्स एक्टिवेटेड, जब एस्ट्रोजन लगेगा तो सेल दो में डिवाइड, तो ना एस्ट्रोजन रिसेप्टर को लगेगा और ना वो सेल दो में डिवाइड। ठीक है, समझ आई इस चीज की? तो याद रखो मोलेकुलर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ER and HER2. ER stands for estrogen progesterone receptor, they are hormones. इनकी जो ये पॉजिटिव होती है, they are given the treatment tamoxifen। और ये HER2 न्यू है, HER2 न्यू is a transmembrane protein, it's a transmembrane protein। ये देखो ये नॉर्मल है, और जो पेशेंट्स ट्यूमर वाले होते हैं कुछ, उनके ऊपर HER2 न्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, नॉर्मल 2 है, इनमें 6 हो गई है, 5 हो गई है, तो ये वाले जब स्टेन करेगा तो कलर तो ये इसकी सेल में देख रहे हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ER एंड HER2? ER are hormones,
is oncoprotein, or HER2 is an oncoprotein. And number two, ER are present within the nuclei. कि अगर आप देखो तो न्यूक्लियाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई दे स्टे इन द न्यूक्लियस. जबकि रिसेप्टर और HER2 दैट इज प्रेजेंट ट्रांस मेम्ब्रेन, दैट इज व्हाई जब हम इसको स्टेन करते हैं तो इसका मेम्ब्रेन ही स्टेन. तो दिस इज ER and HER2. ER का फायदा क्या है कि ER पेशेंट्स they are receptive to tamoxifen therapy. राइट, tamoxifen से रिस्पॉन्ड करते हैं. और जो HER2 पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं दे रिस्पॉन्ड टू Herceptin. ER पॉजिटिव पेशेंट्स हैं एक्सीलेंट रिजल्ट. अगर आप उनको ट्रीट करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा. बचे 10 साल से ज्यादा बचे, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज मोर देन 10. लेकिन जो HER2 पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनका बहुत बुरा प्रॉब्लम है अगर इन्हें दवाई नहीं दी. और दवाई भी सिर्फ एक देगी, वो है Herceptin. वो देंगे तो इनका प्रोग्नोसिस बेहतर है, अदरवाइज दे हैव अ वेरी वेरी पुअर प्रोग्नोसिस. एंड देयर आर अ फ्यू ट्यूमर्स व्हिच आर ट्रिपल नेगेटिव. दे आर नॉट पॉजिटिव फॉर ER एंड दे आर नॉट पॉजिटिव फॉर HER2. तो उन पेशेंट्स में आप जो दवाई देते हो तो ना tamoxifen दे सकते हो ना Herceptin दे सकते हो. उनके लिए आप देते हो कीमोथेरेपी एंड दे हैव द वर्स्ट प्रॉब्लम्स. So do it yourself. अब आप लोग बहुत सैचुरेट हो चुके हो. This is inflammatory carcinoma. This is how it looks like. Inflammatory carcinoma. BRCA और ER markers नहीं, they are gene. उनकी म्यूटेशन. Gene analysis mammogram, mamma print के ऊपर होती है. That is called for पाकिस्तान में की तरह. जी बेटा, ह्यूमन मार्कर पढ़ा था ब्रैका, याद कर. मुझे याद करके बताना, मुझे बुक से उस जगह दिखाना जहाँ पे आपने पढ़ा कि ह्यूमन इस पे लगा. ये मार्कर्स वो वाले रखे जो कि यहाँ पे इरेजेबल है. ठीक है, ये मैंने मार्कर्स मुझे क्या क्या लेने चाहिए. अच्छा, मैं आपको एक ओवरऑल ये वाला दिखाता हूँ. सिर्फ ER this is the molecular classification, very important. आपको मैंने कहा एक मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है जो कर चुकी है, और एक मैंने बताई क्लासिफिकेशन है जिसमें आपने या और HER2 को दी. जो एक पेशेंट आया तो ER पॉजिटिव है, क्या ट्रीटमेंट है उसकी? tamoxifen. एक पेशेंट है जो ER पॉजिटिव है, क्या ट्रीटमेंट है? tamoxifen. एंड व्हाट आर ER? ER हार्मोन. ठीक है, और ये जो है इट्स एन ऑन्कोप्रोटीन. और अगर HER2 पॉजिटिव है तो क्या इसको देंगे? Herceptin. और अगर एक ऐसा है क्योंकि ये तीनों पॉजिटिव है, तो क्या देंगे? पॉजिटिव है, क्या देंगे? शाबाश. तो आप tamoxifen भी दोगे और आप उसको Herceptin भी दोगे. और एक पेशेंट है जो तीनों नेगेटिव है, इसको क्या दोगे? उसको कीमोथेरेपी. ठीक है, और इस क्लासिफिकेशन में यही मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन, और मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन में है एक ल्यूमिनल ए. ल्यूमिनल ए वो है जिनमें ER पॉजिटिव है, ER पॉजिटिव. एक है ल्यूमिनल बी जिसके अंदर ER पॉजिटिव है, ER पॉजिटिव. एक है और HER2 प्लस माइनस है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी. एक है आपका HER2 एनरिच्ड. इसमें क्या होगा? ER नेगेटिव, ER नेगेटिव, सिर्फ HER2 पॉजिटिव. और एक है आपका ट्रिपल नेगेटिव या बेसल है. इसमें क्या होगा? ER नेगेटिव, ER नेगेटिव, HER2 नेगेटिव.
बेटा समझ आ रही है? ठीक है, मैं बता बेटा हमने ना दो ब्रेका याद रखो, ब्रेका इज अ चीज। तो वाई इसके कि एमसीक्यू में ब्रेका का ताल्लुक आएगा तो ब्रेक पासिंग में पूछा जाएगा, या अगर ब्रेका का क्वेश्चन आएगा तो इसके अलावा और मतलब मैं सब कैसे चीज और कुछ ब्रेका नहीं लिखा। ये वाला अगर आप देखते हो ये मोलेकुलर क्लासिफिकेशन, तो मोलेकुलर क्लासिफिकेशन में ल्यूमिनल ए, ल्यूमिनल बी, HER2 न्यू एनरिच्ड और बेसल है। एंड इन सब में हमने जिसपे प्लस माइनस करना है ना, तो हमने हार्मोन रिसेप्टर्स को करना है। तो फिर कोई डील विद थ्री चीजें, वन इज पीआर, पीआर एंड HER2। ये तीन चीजें हैं जिसको कि हमने डील करना है। ठीक है, अगर ईआर पीआर पॉजिटिव है, व्हाट आर ईआर पीआर? दे आर हार्मोन्स। और जो ईआर पीआर पॉजिटिव होते हैं तो हम ट्रीटमेंट के तौर पे क्या देते हैं? क्या और इसका एक्सीलेंट प्रॉब्लम। अगर ईआर नेगेटिव है, अगर ईआर नेगेटिव है और HER2 पॉजिटिव है तो इसको कहते हैं HER2 एनरिच्ड, यानी कि बहुत ही ज्यादा इसके अंदर HER2, इसका बहुत बुरा प्रोग्नोसिस है विदाउट मेडिसिन, लेकिन विद मेडिसिन विद हर्सेप्टिन इसका प्रोग्नोसिस बेहतर है। ठीक है, तो बेसल लाइक है ये सब कुछ नेगेटिव, ईआर पीआर HER2 सब कुछ नेगेटिव है, और इसके अंदर जो ट्रीटमेंट देंगे वो क्या देंगे? ना आप रिसेप्टर दे सकते हैं ना आप, इसमें आप कीमोथेरेपी देंगे। और इसमें जो है ना इन दोनों को डिफरेंस, क्योंकि दोनों ईआर पॉजिटिव है, तो अगर ये भी ईआर पॉजिटिव है ये भी ईआर पॉजिटिव है, ये HER2 प्लस है या माइनस? अगर ये HER2 माइनस है फिर इसमें आप इसमें कैसे फर्क करेंगे? तो दोनों ईआर पॉजिटिव हो गए, कुछ तो होना चाहिए ना जिससे फिर हम इन दोनों में फर्क कर सकते। इन दोनों में फर्क करने के लिए हम क्या है 67 का, व्हाट इज क्या है 67? इट्स अ प्रोलिफरेशन व्हिच हैज अ कट ऑफ 14। ये आपको भी समझ नहीं आएगा लेकिन याद रख लेना कि 14 क्या है 67 से कम अगर होगा तो आप उसको ल्यूमिनल ए में करोगे, which means कि थोड़ा ही स्लो चल रहा है। प्रोलिफरेशन का मतलब है माइटोसिस, अगर आपको हम जबान में प्रोलिफरेशन का मतलब है क्या है 67 का मार्कर ऑफ माइटोटिक है। इसका मतलब है कि 100 सेल 14 तक की फैमिली में आपको माइटोटिक एक्टिविटी या प्रोलिफरेशन दैट कम्स अंडर ल्यूमिनल ए, और दूसरे वाला आता है मच। और ये आप लोगों का अब असाइनमेंट अपने साथ साथ आपने करनी है, कम प्रिपेयर खासतौर पे कल के बैचेस कम प्रिपेयर फॉर योर विद योर असाइनमेंट। आप लोगों ने खासतौर पे बेटा आपका भी और बेटा आपका, ठीक है। मुझे फायदा नहीं है अगर मैं आप लोगों को